संविधान के तरीके से दायरे में रहकर ही करना है। जो नहीं करेगा और मेरी नहीं बात मानेगा, मैं एक कहते ना, एक विधान एक संविधान, तो कह लियो पैसा गरीबों को दे दीजिए, 15 लाख जो कहा था उसी में डाल दीजिए। कुछ कहा कि देश अमीर है, लोग गरीब है। बड़ी बात है। अब बीजेपी के अंदर से और आरएसएस के अंदर से ये बात उठी है, क्योंकि वो भीड़, आरएसएस भीड़ लगवा करके कंफ्यूज करती है लोगों को, और बीजेपी अभी बिहार में अपने बल पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। आज सबसे बड़ी खबर है, बामन मेश्राम ने आरएसएस दफ्तर के घेराव का ऐलान किया था। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, डिटेन किया, उसके बाद उनको रिहा करना पड़ा। वहीं मोहन भागवत ने विजयदशमी के दिन जो कहा है वो सबसे खतरनाक बात कही है। उन्होंने कहा है कि शमशान घाट अब एक होगा, मूछ रख सकते हैं, मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए और अंग्रेजी मत पढ़िए। इससे नुकसान किसको है? मुसलमान आरएसएस को मानता नहीं है, बीजेपी को वोट नहीं देता है। सवर्ण समाज का ओवर रिप्रेजेंटेशन, उनके पास बिजनेस भी है, शहर में मकान भी है, संपत्ति भी है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बिजनेस में है। बस है किसान जातियां, पटेल, मराठा, जो ओबीसी में भी नहीं है और सवर्ण समाज से है, लेकिन वो किसान जातियां, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ओबीसी के तमाम हिंदू, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इन सबका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम है। तो सवाल है ऐसे में कि क्या शेड्यूल कास्ट के लोग मंदिर जाने के लिए अपना आरक्षण छोड़ देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर बात करेंगे, प्लस कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बामन मेश्राम को जिस तरह से हिरासत में लिया गया, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। कोई टेलीविजन अखबार आपको नहीं दिखाएगा, सिर्फ नेशनल दस्तक दिखाएगा। ये इतने भयानक शॉट्स हैं, हजारों की संख्या में वहां लोग जुटे थे, और इतनी संख्या में लोग जुटे थे कि आरएसएस को समझ में नहीं आया, और उसके बाद मोहन भागवत के पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया। ये देखिए, तो लाखों लोग आरएसएस को घेरने पहुंचे थे, उसके बाद डिटेन कर लिया गया। पुलिस ने वहां से वीडियो बनवाया। बामन मेश्राम ने इसमें अपील की कि आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाए। ये पहली बार है जब खुलेआम बाम सेफ ने आरएसएस को चैलेंज किया है और दफ्तर को घेरने का ऐलान किया। वही सवाल मेरा आप लोगों से है कि क्या इस देश का किसान हिंदू, पिछड़ा हिंदू, दलित हिंदू, आदिवासी हिंदू और तमाम माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो सिख समुदाय के लोग हो, मुस्लिम समुदाय के लोग हो, जैन समुदाय के लोग हो, बुद्ध समुदाय के लोग हो, क्या वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या वो अंग्रेजी छोड़ने के लिए तैयार है? क्या लग रहा है आज बामन मेश्राम ने जिस तरह से आरएसएस को के दफ्तर को घेरने का ऐलान किया, ये इस तरह की कोशिश पहले होनी चाहिए थी? और अब साफ हो गया है कि मोहन भागवत कहते हैं कि अंग्रेजी मत पढ़िए, नौकरी के पीछे मत भागिए, मतलब सरकार बीजेपी नहीं आरएसएस चला रही है। देखिए, खुद एक्सपोज हो गए। मोहन भागवत जी कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, तो एक संगठन के मुखिया जरूर है। इसका मतलब कि अब सुप्रीम अथॉरिटी मोहन भागवत जी, वो सरकार को निर्देश दे रहे हैं, सरकार को निर्देश दे रहे हैं। इसका मतलब कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि मंदिरों में नहीं जाने देते, घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं करने देते, मूछ नहीं रखने देते, और कोई भी आप उनके बराबरी में नहीं बैठ सकते। ये सब सारे चीजों का। और बामन मेश्राम साहब की आप बात करते हैं, आज तो बहुत जबरदस्त काम हुआ, लाखों की भीड़ थी, मैंने नेशनल मीडिया ने भी कवर किया है, और जबरदस्त बामन मेश्राम ने बहुत बड़ा काम, आज एक नई इमारत की पहली ईंट रखी गई है। ये बहुत जरूरी था, और मैं तो समझता हूं कि सबको उनके साथ जाना चाहिए था। और 2 दिन पहले उनको वो भूमिगत हो गए थे, उनको बहुत पुलिस अरेस्ट करने के लिए किसी तरह से बहुत बड़ा, अगर फ्री छोड़ते ना, डेमोक्रेसी में किसी को भी अपना विरोध जताने का अधिकार होना चाहिए, सबको होना चाहिए। तो उनको अगर फ्री छोड़ते तो 5 लाख 6 लाख लोग पहुंच गए होते, लेकिन रास्ते से गाड़ियां रोकना, बहुत कुछ चारों तरफ से सील कर दिया था पूरे नागपुर शहर को। और मैं आज देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी और नेशनल मीडिया में भी आया है। तो बामन मेश्राम साहब ने निश्चित रूप से वो अब जड़ में पानी डाल रहे, असली समस्या को पकड़ने की कोशिश कर रहे कि असली समस्या है कहाँ। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या बहुजन समाज खासकर अंग्रेजी पढ़ना छोड़ देगा? क्या सवर्ण हिंदू अंग्रेजी पढ़ना छोड़ देगा? क्या नौकरी छोड़ देगा? तो क्या ये सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को कहा जा रहा है? क्या इस देश के किसान हिंदुओं को कहा जा रहा है, पिछड़े हिंदुओं को कहा जा रहा है, आदिवासी हिंदुओं को कहा जा रहा है?
दलित हिंदुओं को कहा जा रहा है कि नौकरी छोड़ दो, अंग्रेजी मत पढ़ो। क्या लग रहा है फजील साहब की सवर्ण समाज के लोग जो कट्टर हिंदू है, जो आरएसएस को अपना मानते हैं, जिनका मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस देश पर कब्जा है संसाधन पर, क्या वो आरएसएस की बात मान लेगा कि अंग्रेजी न पढ़े और हिंदी नौकरी के पीछे न भागे? उनको तो कह ही नहीं रहे वो। हाँ। भागवत जी उन लोग को नहीं कह रहे, वो ओबीसी एससी एसटी को कह रहे हैं। माइनॉरिटी को तो मतलब ही नहीं है कुछ। ओबीसी एससी एसटी को ही, वो तो सवर्ण समाज तो उनका है ही है। वो तो चाहे कांग्रेस में रहा तब भी उनका है और ऐसे भी उनका है, तो उनका है, वो उनको नहीं कह रहे। वो अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। वो ओबीसी एससी आदिवासी इस तरह जो समाज के लोग हैं, एक मजदूर को, मैंने कल भी कहा था आपसे कि जो लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले स्टेट देश में 8-10 स्टेट दक्षिण भारत के कितने आगे चले गए दुनिया में, वो कंपटीट कर रहे हैं, और वो हिंदी बोलने वाले कहाँ चले गए? या तो आप सारी देश की भाषा, सुप्रीम कोर्ट से आप हिंदी की भाषा बना दो, पूरे देश को हिंदी, एक भाषा में, एक कहते हैं ना, एक विधान एक संविधान, तो भाषा भी तो एक होनी चाहिए देश की। भाषा भी एक होनी चाहिए, कल्चर भी एक होना चाहिए। एक रेल एक नहीं है इस देश में, एक टेलीफोन नहीं है एक। आज बहुत मुझे हंसी आई, न्यूज पढ़ रहा था कि बीएसएनएल 4G लॉन्च करने जा रहा है। आपको भी बड़ा हास्यास्पद लगेगा कि बीएसएनएल 4G लॉन्च करने जा रहा है, और कि जियो और एयरटेल 5G लॉन्च कर रहा है। सर 4G का फोन मिलना बंद हो जाएगा बाजार में। अब 4G का फोन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 4G फोन अब डिस्प्ले और सेल्स में नहीं है, अब वो कबाड़ हो गया। तो 4G बीएसएनएल लॉन्च करने जा रहा है। क्यों लॉन्च कर रहे हैं? झूठे 100-200 करोड़ तो खर्चा हो जाएगा ना लॉन्च करने में। कह लियो पैसा गरीबों को दे दीजिए, 15 लाख जो कहा था उसी में डाल दीजिए, कुछ 5 लाख 2 लाख गरीब को दे दीजिए। ये सब योजनाएं क्या बन रही है? नितिन गडकरी ने कहा और संघ के कोई सीनियर लीडर ने कहा, हंसा दत्तात्रेय हंस बोले, हाँ, कहे कि देश अमीर है पर हंस लोग बोले दत्तात्रेय, हाँ जी, कहा कि देश अमीर है लोग गरीब हैं। ये तो अब बहुत बड़ी बात है। अब बीजेपी के अंदर से और आरएसएस के अंदर से ये बात उठी है। अब इस पर तो विशेष सत्र बुला करके सदन में इसकी चर्चा करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात, और कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा है, हमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, उनके साथ बैठे हुए लोग कह रहे हैं। कम से कम अब उनको महसूस तो हो रहा है। जब अपने पेट पर लात पड़ी तो देश की जनता का याद आने लगा। गडकरी साहब को निकाल दिया पार्लियामेंट्री बोर्ड से, तब उनको ध्यान आया कि देश की जनता के बारे में भी सोचें। NHI जो है 2,64,000 करोड़ के घाटे में जा रहा है, और अभी तो नितिन गडकरी संसद में कह रहे थे कि पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, इसलिए कि कर्जा ले दिए ना आप। अभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगले 20 साल तक आप टोल से वो पैसा 2 लाख करोड़ नहीं भर सकते, 20 साल तक। और NHI बनाने में, और उस पर 100 रुपया लीटर का डीजल खरीद के कौन गाड़ी चलाएगा? ट्रेन को ये लोग कमजोर कर रहे हैं, रेलवे को कमजोर कर रहे हैं, और NHI बना रहे हैं। ये अरब थोड़े है, अरब की नकल कर रहे हैं। अरब में तो डीजल पेट्रोल फ्री है, वहां तो 2 रुपया 3 रुपया में टंकी भर जाता है पूरा। हमको मान लीजिए बनारस जाना है, तो हम तो धक्का खा के ट्रेन में ही जाएंगे ना। हमारे पास कहाँ है 3,000 का डीजल लग जाएगा, 5,000 का, और 2,000 का टोल लग जाएगा। यानी हवाई जहाज से भी महंगा पड़ेगा बाई रोड। फिर इतना पैसा देखिए आप, हाईवे खाली पड़ा है, सब लोग नहीं जा रहे, घाटा में जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। स्टेशन रेलवे को कमजोर किया जा रहा है, हाईवे, तो हाईवे से फायदा क्या होगा? हाईवे से फायदा ये हो रहा है कि इसमें ठेकेदार, जो आपने कहा ना कि जिस एक वर्ग की विशेषता है, वही लोग ठेकेदार हैं। टोल टैक्स वो लोग वसूल रहे, बना रहे, वो पैसे, सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है। किसी कोई NH पर देखिए, जमीन किसानों का एक्वायर कर लीजिए, किसान की जमीन एक्वायर कर लीजिए, और ठेकेदार को पैसा मिला, और रोड बन गया, और लोग चले या न चले, इससे किसी को मतलब नहीं है। 2 लाख करोड़ के घाटा में चला गया। वो 2 लाख करोड़ रुपए का ट्रेन पे खर्च करते, तो ट्रेन हमारी बिजली से चलती है। हम अपनी विदेशी मुद्रा को सेव करना जरूरी है, बचाना जरूरी है। इस महंगाई के दौर में जहां दुनिया आर्थिक मंदी की जा रही है, हमको अपना विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है। यदि हम डीजल नहीं जलाएंगे तो विदेशी मुद्रा बचेगा। ट्रक से न माल ढो करके हम ट्रेन से ढोएंगे। दिल्ली से कलकत्ता का अगर डीजल गाड़ी से आप ट्रक से ले जाएंगे तो 29 रुपया किलो का किराया आता है, और वही माल अगर हम ट्रेन से कलकत्ता ले जाएंगे तो 6 रुपया का खर्चा आता है। माने रेलवे हमसे 6 रुपये किलो खरीद लेती है भाड़ा,
तो ये जो 22 रुपया हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो वहां जाके माल महंगा होता है तो लोगों को महंगाई दिखती है। आखिर कोई 22-29 रुपया जब देगा उस पर किराया, तो अपने प्रॉफिट में जोड़ेगा ना उसको। तो जो चीज 20 रुपए की है उसको 29 रुपये और जोड़ दीजिए, तो हो गए 49 रुपए की। और अगर वो ट्रेन से गया होता तो उस पर 6 रुपए जोड़ना पड़ता, 20 की है 26 की और 35 रुपए की, तो जनता को फायदा होता। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचाना जरूरी है। इसके लिए एनएच का काम रोक के केवल जरूरत भर सड़क बना दीजिए, जिससे आपका आवागमन चलता रहे। जो नॉर्मल जीटी रोड पहले थी, कांग्रेस ने भी इतने साल कभी एनएच उसको ठीक कर दीजिए, थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। लेकिन रेल का मार्ग जहां 2 लेन है वहां 4 लेन बनाइए, जहां 4 लेन है वहां 8 लेन बनाइए। ट्रेन को बढ़ाइए। अभी आप हर घंटे ट्रेन रहेगी हमको बिहार जाने के लिए, हमको बनारस जाने के लिए, तो अच्छी ट्रेन होगी, सीटिंग होगी, अच्छी ट्रेन। बुलेट ट्रेन भी अच्छा ऑप्शन है। बुलेट ट्रेन भी अच्छा ऑप्शन नहीं। देखिए, बुलेट ट्रेन में तो गरीब आदमी नहीं जा सकता, उसमें कोई रास्ता नहीं है। नहीं, एनएच के बराबर ही खर्चा होगा ना हाईवे पर। नहीं, लेकिन ये बड़ा सवाल है। सोचिए, क्या आप दिल्ली से पटना जाते हैं या दिल्ली से अहमदाबाद जाते हैं, तो रोड से आप जाएंगे तो ज्यादा खर्च होता है। अगर आप अकेले जा रहे हैं, हाँ 4-5 लोग हैं तो एक कार में आप आ गए, तो हो सकता है कम खर्च हो। नहीं, ठीक है, आप डीजल जलाए, पेट्रोल जलाए, विदेशी मुद्रा तो गया ना हमारा। हमको बचाना है विदेशी मुद्रा, हमको मजबूर करना है कि हमको व्यवस्था इतनी अच्छी देने के लोग ट्रेन से चले, 5 आदमी भी ट्रेन से ही जाएं। डीजल, हमारा डीजल और पेट्रोल बचाना जरूरी। हम डॉलर में खरीदते हैं, बिजली हमारी अपनी है, बिजली हम पैदा करते हैं, ट्रेन हमारी फ्री है, उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार नहीं लगता है। यदि आप भी डीजल जला रहे हैं, हम तो सरकार को कहना चाहिए कि पब्लिक कम से कम डीजल और पेट्रोल को खर्च करे, क्योंकि हम डॉलर बचाना जरूरी है। विदेशी मुद्रा, हमारा रुपया की कीमत कैसे बढ़ेगी जब हम विदेशी मुद्रा को खर्च बाहर की चीजों पर कम डिपेंड होंगे। ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। मिनिस्टर लोग नहीं सोचते, उनको तो लगता है कि चलो हमने बड़ा जस ले लिया, ये सड़क बना दिया, वो सड़क बना दिया। भैया, उस सड़क की जरूरत क्या? आज अप्रोच रोड गांव के अंदर आप जाइए, अप्रोच रोड नहीं है, सर्विस रोड नहीं है, उनको जरूरी है। शहर के अंदर फ्लाईओवर बनाना है। शहर में ट्रैफिक से, पूरे देश में आप किसी शहर में चले जाइए, टू व्हीलर का अब हो गया है शहर, अब 4 व्हीलर से आप नहीं चल सकते किसी शहर में, टाउन से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर कमिश्नरिएट तक। तो अच्छा है ना सर, आप ही कह रहे तेल डीजल बचना चाहिए। नहीं, वहां फ्लाईओवर बनाइए ना, वहां ट्रैफिक सिस्टम को ठीक कीजिए कि आप लोग कम समय में ट्रैफिक में, बजाय, हमारा कहने का मतलब है कि जो एनएच बना रहे हैं आप, उस पैसे को आप शहर के अंदर खर्च कीजिए। चलिए, बामन मिश्राम पर आते हैं कि एक लॉजिस्टिक सवाल है ये कि अर्थव्यवस्था को लेकर, चूंकि भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार कम हो रहा है, डॉलर की कीमत है वो बढ़ रही है रुपए के मुकाबले। ये जो बामन मिश्राम जी ने आज आरएसएस को घेरा है, इससे क्या बहुजन राजनीति बदलेगा? बहुजन नहीं, पूरे देश की राजनीति बदलेगी। देखिए, मुसलमान भी आरएसएस को अपना दुश्मन मानता है, सिख समाज भी आरएसएस को अपना दुश्मन मानता है, और दलित के दिमाग में भी अब ये बात, लाखों लोग तो एक आह्वान पर आ गए। इसका मतलब कि दलित भी महसूस कर रहा है कि आरएसएस हमारा इस्तेमाल कर रही है। आरएसएस कभी फ्रंट पर नहीं आता। आपके बगल में आरएसएस का कोई वर्कर रहता है, लेकिन आप नहीं जानेंगे कि वो आरएसएस का वर्कर है। अन्ना हजारे, जयप्रकाश नारायण जी, जिन 2 बड़े मोमेंट हुए देश के अंदर, सबके पीछे आरएसएस का भीड़ था। आरएसएस अपनी भीड़, अब देखिए भीड़, इसमें भीड़ अब महत्व नहीं रख रही है, क्योंकि वो भीड़, आरएसएस भीड़ लगवा करके कंफ्यूज करती है लोगों को, अपने खिलाफ पार्टी की भी भीड़ लगवा देती है। और लोगों का, प्रियंका जी के यहाँ कितना भीड़ लगता था, वोट नहीं मिला, क्योंकि वो भीड़ आरएसएस का भीड़ था। वो कंफ्यूज कर रहे थे अखिलेश यादव के वोट को कम करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, वोटों की ताकत को बांटने के लिए प्रियंका जी के साथ भीड़ लगा रहे थे। अन्ना हजारे साहब के साथ भी कितना भीड़ लगा। और आम आदमी पार्टी लखनऊ में कुमार विश्वास, तो मैंने आप कहते हैं गुजरात में केजरीवाल को भीड़, नहीं, अभी पूरा होने दीजिए। देखिए, जब तक अमेठी में कुमार विश्वास ने डेंट किया राहुल गांधी को, राहुल जी को जब तक डेंट करते रहे, तब तक कुमार विश्वास के पीछे आरएसएस की भीड़ थी। और जैसे ही स्मृति ईरानी वहां उतरी, कुमार विश्वास की भीड़ गायब हो गई और स्मृति ईरानी वहां से सांसद चुनाव जीत गई। ये खेल आप समझिए इस बात को, आप समझिए। 14 के जब कुमार विश्वास जाते थे ना, तो 2000 गाड़ियां उनको रिसीव करने आती थी, और अमेठी तक उनके साथ 10,000 की पब्लिक चलती थी। कुमार विश्वास से राहुल जी के डेंट किया, और जब पूरी तरह से डेंट कर दिया, तब अमेठी से स्मृति ईरानी जी को उतारा, और कुमार विश्वास वहां 0 हो गए।
ये साजिश है, ये षड्यंत्र है बहुत तो गुजरात में केजरीवाल के उभार को कैसे देख रहे हैं? क्या गुजरात में बीजेपी को नुकसान होगा, केजरीवाल से फायदा होगा? नहीं, फायदा हो रहा है बीजेपी को। वो तो वहां पे तो कांग्रेस के वोट को डेंट कर रहे हैं, बीजेपी को डेंट नहीं कर रहे हो। वहां पे गुजरात में गया था अहमदाबाद। तो आप किसी को चुनाव लड़ने, कांग्रेस का कोई उतर ही नहीं रहा है मैदान में। देखिए, अभी टाइम है चुनाव में। अभी का माहौल ये है कि जिस तरह से बीजेपी प्रोपोगेट करती है चुनाव को, वो ये भी सरकार में है, इनके पास भी धन बल है, तो ये लोग भी वहां प्रोपोगेट कर रहे हैं। अभी कांग्रेस की जब राहुल जी की यात्रा गुजरात में घुसेगी तब स्थितियां बदलेंगी। नहीं, गुजरात तो जाना ही नहीं है। गुजरात में तो वो गुजरात से फिर दूसरी यात्रा करेंगे, जो जाएंगे उसमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, गुजरात जाएंगे। गुजरात है उनके प्रोग्राम में। फिर भी वो चुनाव में वो लोग कांग्रेस को फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। 2024 में नीतीश कुमार ने कहा है कि हम जो 14 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। हम प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। ये तो उनका अपना कल्पना है, नीतीश कुमार जी का कल्पना है। अभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री रेस में है, तो अमित शाह जी 2 रैली कर चुके, उनको बिहार में घेरने की बहुत बड़ी तैयारी चल रही। अभी तेजस्वी यादव पे 2 FIR जो IRCTC की और लैंड फॉर जॉब का 2 केस उनके ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है, हाई कोर्ट में वो चल रहा था, शायद फैसला कुछ हाई कोर्ट का आया है। तो ये लोग, बीजेपी के लोग ही नीतीश और तेजस्वी में फूट डालने का एक काम कर रहे हैं। यहां तक मैंने सुना है, ये मतलब सुना है मैंने, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूं, कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के लिए ये लोग ऑफर कर रहे हैं कि हम वॉकआउट कर जाएंगे, आप फ्लोर टेस्ट पास कर लोगे, नीतीश का साथ छोड़। यदि नीतीश का साथ छोड़ दिए तो उनको नीतीश से एलर्जी है। अब नीतीश को बिहार में ही घेरने की तैयारी चल रही है कि ये दिल्ली घूम रहे हैं, हम इनको बिहार में ही गिरा दें। और बीजेपी अभी बिहार में अपने बल पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से लड़ रहे हैं सर, अरविंद केजरीवाल से भी मिल रहे हैं, अखिलेश से भी मिल रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं को कह रहे हैं कि जो जिस राज्य में सब बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बना के लड़ो। एजेंडा क्या है? मिल तो सबसे रहे, पर उनका एजेंडा क्या है? एजेंडा है कि बस नहीं 2014 में जो है वो 2024 में नहीं आएगा। बीजेपी को क्यों हराना, ये भी तो एक सवाल है ना। पॉलिसीज के अगेंस्ट आपके पास क्या पॉलिसी है? आप बीजेपी को केवल नफरत की राजनीति, आपसे नफरत है तो आप चाहते हैं कि पूरे देश को हम नफरत में डाल दें। क्या है, ऐसा क्या काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, इस बीजेपी सरकार ने? वो एजेंडा होना चाहिए ना आपके पास, सबसे एकजुट होने का। एजेंडा क्या है नीतीश जी के पास? नहीं, एजेंडा मतलब बीजेपी को हराना एजेंडा है ना। ये तो कोई बात नहीं। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? कैसे हारेंगे? पब्लिक कैसे कहेगी कि ये अच्छा नहीं कर रहे और इनको अच्छा करना दिया जाए? ये तो 2-4 बातें तो 15 लाख नहीं आए, ये नहीं आए, बेरोजगारी तो हर सरकार। अभी आप कह रहे थे सबके पैकेट से पैसे निकल रहे, आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 40 रुपया आपके पैकेट से निकल रहा है। इसके लिए ये लोग कर कहा रहे हैं? ईवीएम पर कुछ कर रहे हैं? अगर मान लीजिए महंगाई हुई, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? पॉलिसीज क्या है? पार्लियामेंट में कभी खड़े होकर कोई बोलता नहीं है कि वहां हिंदू मुसलमान की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, राम जादे हराम। अरे सर बोलने दे तब तो यही बात है ना। पब्लिक ये लोग क्यों नहीं जा रहे कि भाई पॉलिसीज के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे? सरकार सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए क्यों इकट्ठा होते? पॉलिसीज के फेवर में और अगेंस्ट इकट्ठा होना। सर पॉलिसी तभी बनाएंगे ना जब आप सत्ता में आएंगे। नहीं, बीजेपी की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ आपको पब्लिक में जाना चाहिए ना। तो उसकी पॉलिसी तो गाय गोबर गौमूत्र है और हिंदू मुस्लिम है। इनकी अपनी पॉलिसी क्या है? इनका महंगाई है कि महंगाई के खिलाफ पब्लिक में कहाँ जा रहे हैं? कैसे नहीं? अभी कांग्रेस ने रैली की, नीतीश कुमार बिहार से रैली की शुरुआत करने वाले हैं। उतना असरदार नहीं है वो चीज। देखिए, इन लोग को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इन लोग को इकट्ठा होकर के पहले तो पूरा सिस्टम को, अब नेशनल पार्टी के चंद्रशेखर राव जी तेलंगाना के जो सीएम है, वो पहले सबको इकट्ठा किए, अब वो कह रहे हैं कि हम नेशनल पार्टी बनाएंगे। फूट पड़ना शुरू हो गई ना। अरे सर बात फूट की नहीं है। बीजेपी कितने राज्यों में सरकार है? देखिए, बीजेपी दक्षिण भारत जा रही है। नहीं, हम वो नहीं कह रहे। कितने राज्यों में अभी सरकार है बीजेपी की? 300 सीटें जीत के आई है ना बीजेपी। हाँ, तो पूरे भारत से सीटें आई हैं क्या बीजेपी को? सारे आप कल्पना कीजिए, मेजॉरिटी। अच्छा आप कल्पना कीजिए कि बिहार में नीतीश और तेजस्वी लड़ेंगे और कांग्रेस एक साथ, तो कितनी सीटें आएंगी बीजेपी को? 10 में नहीं आ सकती। हाँ, यूपी में मायावती, अखिलेश और कांग्रेस एक साथ लड़े तो क्या हालत होगी बीजेपी की? नहीं, देखिए यूपी का स्थिति थोड़ा नहीं, मुझे बताइए, अगर हम बता रहे हैं अगर लड़े तो क्या हालत होगी?
अभी ये लोग तो लड़े ना, पिछले चुनाव में तो लड़ाई नहीं नहीं, कांग्रेस सपा और बसपा दोनों मिलकर लड़े। तो अब की बात बता रहा हूँ, पिछला छोड़िए ना, पिछला तो राजीव गांधी को 412 सीटें आई थी। यूपी में बहुत काम करने की जरूरत है, अभी हम नहीं कर सकते। मैं एक बात बहुत कहती हूँ, कमजोर मत अच्छा मैं आजा, पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस मनता और लेफ्ट मिलकर लड़े तो बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी तो है ही नहीं वहाँ। अच्छा, उड़ीसा में जहाँ बीजेपी फोकस करेगा, नवीन उड़ीसा में नहीं, पटनायक, कुछ नहीं, अगर नवीन पटनायक और कांग्रेस मिलकर लड़े तो बीजेपी का क्या होगा? वहाँ कुछ है ही नहीं बीजेपी। अगर कर्नाटक में है ना बीजेपी, हाँ कर्नाटक में अगर जेडीएस कांग्रेस और मायावती मिलकर लड़े तो क्या होगा? जेडीएस कांग्रेस और मायावती, हाँ, तो सरकार में रहे तीनों लोग। हाँ, पोजीशन बना सकते हैं, बना सकते। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस और मायावती मिलकर लड़े तो? नहीं, मध्य प्रदेश का तो अभी हम नहीं कह सकते कुछ। आप अरे सर, मैं मध्य प्रदेश में, अरे मैं बता तो रहा हूं ना, सुनिए तो भाई, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस लड़ती है आमने सामने। शेड्यूल कास्ट का वोट 12%, 8% वोट मायावती को जाता है। अगर मायावती गठबंधन में आ जाए कांग्रेस का तो क्या होगा? दलित और मुस्लिम सारे मायावती जी आएंगी। अरे मैं कुछ संभावना बता रहा हूँ, आप बताइए कि यही तो हो रहा। नीतीश कुमार ने यही तो कहा है कि हम किसी को कह नहीं रहे कि देश भर में चुनाव लड़ो। जो जिस राज्य में अपोजिशन में है, कांग्रेस को कहा जा रहा है उनकी बात मानेंगे तब ना। लोकसभा सीट कहाँ कहाँ बीजेपी को जा रही है? मायावती जी लोकसभा की सीट बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ अगर कांग्रेस और चौटाला लड़े तो? नीतीश कुमार ने यही कहा है कि जो जिस राज्य में है, जैसे कर्नाटक बीजेपी का गढ़ है, कर्नाटक में हम जेडीएस कांग्रेस को एक साथ लड़ाएंगे, प्लस मायावती जी को लेंगे। मायावती अगर नहीं आती हमारे साथ तो हम रावण को प्रोजेक्ट करेंगे शेड्यूल कास्ट लीडरशिप की तरफ। ये अलग बात हो गई, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग किसी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं। विकल्प चाहिए ना। हाँ, नहीं, विकल्प हो चाहे नहीं हो। मुसलमानों की स्थिति क्या है? दिल्ली में मुसलमान जहां जो बीजेपी को हरा, मुसलमान किसी का कैडर वोट नहीं है। जो बीजेपी को हरा रहा होता है जहां पर, दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को वोट देता है, बिहार में वो आरजेडी को वोट देता है, यूपी में वो सपा को वोट देता है। यही स्थिति शेड्यूल कास्ट की हो गई है। जो जहां बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेगा। एक बात हम बोले आपको, जनता दल जिस तरह बनी थी ना 89 में, एक चक्र निशान था और सभी पार्टियां उसके अंदर थी, उस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं सर, कोई पार्टी विलय ना करे। मान लीजिए जिस तरह से बीजेपी ने सबको सीबीआई ईडी भेज रखा है, सब नेता कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे। और समझ, एक और बात सुन लीजिए, मैं भी पत्रकार हूं, पब्लिक के बीच में रहता हूं, रोज 1000 लोगों से तो बात करता ही हूं। पब्लिक कह रही है कि जो इस बार गठबंधन नहीं करके लड़ेगा उसको हम लोग बीजेपी समर्थक घोषित कर देंगे। अगर ओवैसी साहब गठबंधन में नहीं आते हैं, उनको तो कोई लेता ही नहीं ना। नहीं, अरे उनको अगर गठबंधन में वो नहीं आते हैं सब जगह, नहीं लेंगे तब ना आएंगे। लेंगे तो ऐसा थोड़ी कि वो कहेंगे कि यूपी में हमको 50 सीट दे दीजिए, वो तो अलग बात। लेकिन एक बात समझ लीजिए, चाहे मायावती जी हो चाहे ओवैसी जी हो, अगर ये लोग गठबंधन में नहीं आते हैं तो इनके हार्डकोर वोटर इनको छोड़ देंगे। इनको लग जाएगा कि ये बीजेपी के प्लेयर हैं। नहीं, वो तो मान के चलिए कि वो लोग, तो ये दो कम्युनिटी कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शेड्यूल कास्ट और मुसलमान बीजेपी से बहुत खफा है। नहीं, दलित को और मुसलमान को एक साथ आना होगा। उसके बाद मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार के नाम पर यूपी हो, गुजरात हो, बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो नीतीश कुमार से है। इसीलिए तो क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नेता है। गुजरात में पटेलों की संख्या बहुत ज्यादा है, पटेल वहां पोस्टर्स लग रहे हैं, पटेल मतलब नीतीश कुमार। तो अभी नीतीश कुमार जी गुजरात इलेक्शन में करेंगे वो विपक्ष के लिए कैंपेन। वो कोशिश कर रहे हैं कि मायावती और अरविंद केजरीवाल और बसावा और ये सब लोग, आम आदमी पार्टी सब एक साथ लड़े एक मंच पर। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तभी कुछ हो सकता है। तो किसी को तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। नहीं, नीतीश कुमार एक्सेप्टेड लीडर हैं और ओबीसी के हैं, पूरे देश में उनका कोई दाग नहीं है उनके ऊपर, इस तरह का कोई चार्जेस नहीं है और सभी को मिला जुला करके। आपको लगता है कि मतलब SC ST OBC के नेता जिस पर भ्रष्टाचार किया, लालू यादव बेईमान थे? नहीं, वो बात वो नहीं है। ये कौन ईमानदार? नहीं, ये बताइए ना, चार्ज नहीं है वाला ये जो लाइन है, आपको लगता है कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है या राजनीति का पैसाकरण हुआ है? राजनीति का पैसाकरण हुआ है। तो ये जो मीडिया जो अफवाह फैलाता है, पहले कांग्रेस थी तो इनकम टैक्स ईडी की जांच किस पर पड़ती थी? लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, मतलब पिछड़ा दलित नेताओं पर, अल्पसंख्यक नेताओं पर रेड पड़ता था, आदिवासी नेताओं पर रेड पड़ता था। अब इस मामले बीजेपी ने सब पर रेड मारना शुरू कर दिया। अब आज के डेट में किसी पर रेड पड़ जाए तो उसको लोग ईमानदार घोषित कर देता है। ये परसेप्शन बन गया। तो राजनीति में बहुत चीज बदलता है। अब यही स्थिति हो गई है कि लोग इनकम टैक्स ईडी से डर ही नहीं रहे, उनको पॉलिटिकल फायदा हो जा रहा है।
एक बात और बता दें आप बोले कि 2014 से मुलायम सिंह यादव जी के एक सम्मान उस फैमिली को नहीं मिला है। जो भी सारे केसेस हुए उनके ऊपर कांग्रेस के जमाने में हुए, इसको भी ध्यान रखिए। नहीं तो ये आप क्या देखिए, हम कांग्रेस, वही तो मैं कह रहा हूं सर, जो कांग्रेस पर्दे के पीछे से करती थी बीजेपी खुलेआम कर रही है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बीजेपी को तो हरा देंगे आप, और कांग्रेस और बीजेपी मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही हैं। नीतीश जी और ओबीसी एससी एसटी लीडर्स को भी फ्रंट पे आके नेतृत्व संभालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ताकत किसी को दे दिए और वो ताकतवर हो गया, फिर वही आप 70 साल से जैसे दबाए। नहीं, ये तो तय कि 2024 में कोई मुख्यमंत्री दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक ही बनेगा। ये तो हमसे लिखवा रहे प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो तय है। ईवीएम का क्या? क्योंकि ईवीएम वो सब बहुत बड़ा खेल है। ईवीएम पर आप सर 60% 65% ईवीएम बदला जाता है, तो ये लोग क्यों नहीं लड़ते उसके लिए? अब वो तो नेताओं का अपना, मैं फिर कह रहा हूं पत्रकार है आप, कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है। 10 साल तो मनमोहन सिंह रह के गए, जिनको लोग मनमोहन करते थे। 412 सीटें जीतकर राजीव गांधी आए थे, जिसको कांशीराम ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। भारत को आप एक लाठी से नहीं हाँक सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार महीन खेल खेलते हैं। नीतीश कुमार की भी राजनीतिक समझ है। उन्होंने कहा है कि 2014 में जो आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। इसका मतलब 60% आबादी वालों के नेता है नीतीश कुमार। यादव बीजेपी के साथ नहीं है यूपी बिहार में, 50%। झारखंड, यूपी, बिहार, मैं फिर कह रहा हूं दक्षिण भारत हो या हिंद, बीजेपी में कुलबुलाहट भी इसी तरह से है कि नीतीश कुमार को मैनेज किया जाए। एक बार मैं पटना विधानसभा में था, मैंने कुछ बीजेपी के नेताओं से पूछा कि आप लोग क्यों बर्दाश्त किए हुए हैं 40 सीट वाले को मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के हटने से हमारा 2024 का मिशन फेल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, पिछड़ा को समझ में आने लगा है। और जिस तरह से पहले आरएसएस ने कहा कि आरक्षण को फिर से समझेंगे, उस पर उसकी पुनर्व्याख्या करेंगे, उस पर विचार हो। अब कह दिया कि नौकरी की लालसा मत कीजिए, नौकरी के पीछे मत भागिए, अंग्रेजी मत पढ़िए। तो ये सीधा सीधा ओबीसी के हकों पर कटौती है। और ये बात अब बहुत हद तक सोशल मीडिया की वजह से ओबीसी के लोग समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ओबीसी के लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। खैर, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि उनको पूरा देश हिंदू या मुस्लिम लगता है। उनको पता नहीं चलता कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी भी है। हमारे लीडर्स भी नहीं जानते हैं? हमारे जो लीडर्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो रहनुमा है देश के हर पार्टी में, उनको एससी एसटी ओबीसी का फैब्रिक नहीं पता। मतलब इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते ही नहीं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ग्राउंड जीरो पे नहीं रहते। ओबीसी एससी एसटी का जो जब बोलता हूं तो वो कहते हैं तुम क्या बोलते रहते हैं सर। तो भारत में तो सर, भारत में जब से संविधान, हिंदू मुस्लिम कब था? जब मनुस्मृति थी, जब मुगल थे, जब अंग्रेज आए। भारत में जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यहाँ के लोगों का 5 तरह से वर्गीकरण किया गया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एंड जनरल। सारे संविधान में कानून इसी पर, अधिकार इसी पर है। 2014 के बाद बाबा साहब के प्रति मुसलमानों में बहुत आकर्षण बढ़ा है। तब कि उनको ये लगा कि बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया कि ये पूरी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी अपना नहीं चला पा रहे बीजेपी के लोग, वो नहीं दिखा पा रहे जो उनको दिखाना चाहिए, जो उनके लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन हमको संविधान कर रहा है। सीएनआरसी में पूरा देश का मुसलमान उद्वेलित था ना, प्रोटेस्ट किया पूरे देश में। उस कानून में सुप्रीम कोर्ट आज भी कोई फैसला नहीं लिया, पेंडिंग चल रहा है केस। बहुत साफ है कि आप किसी को भी नागरिकता देने में जात धर्म मजहब का भेद नहीं करेंगे, लेने में भी और देने में भी। और आपने सीधे सीधे नागरिकता दे रहे हैं विदेशी को भी, आप भारत में दिलाते हैं तो आप उससे कास्ट क्रीप नहीं पूछेंगे। यह तो पूछा जा रहा है ना, मुसलमान को छोड़ के बाकी को दिया जाएगा, मुसलमान को नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जब वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, मुसलमान तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, बीजेपी एक तरफ कहते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम हैं। भाई वसुधैव कुटुंबकम में जो मुहाजिर बैठे पाकिस्तान, वो अल्ताफ रजा मुहाजिर कौमी मूवमेंट का लीडर है, और भाग करके लंदन में छिपे, और वो कह रहे हैं कि हम भारत आना चाह रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि जो मुसलमान प्रताड़ित पाकिस्तान में नहीं है? क्यों नहीं प्रताड़ित है भाई? आप उसको प्रताड़ितता की नजर से नहीं देख रहे, क्योंकि आप मुसलमान से नफरत करते हैं। नहीं तो महाजिर कह के मेन स्ट्रीम में नहीं है पाकिस्तान में मुसलमान। चलिए, तो आज की बड़ी खबर थी, लंबी बातचीत हो जाती है। आज की बड़ी खबर थी कि पहली बार किसी संगठन ने आरएसएस दफ्तर का घेराव किया है नागपुर में।
तमाम बहुजन आंदोलनकारियों से पूछिएगा तो वो कहते हैं कि कांग्रेस आरएसएस की मां है, बीजेपी तो उसका बेटा है। अब बहुजनों को समझ में आने लगा है और आज बामसेफ ने आरएसएस का घेराव किया है, लाखों लोग जुटे थे, बावन मिश्राम को गिरफ्तार किया गया। एक बात तो तय है कि आने वाला समय एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का होगा, क्योंकि उनकी आबादी 90% है। बस फर्क इतना है कि एक दौर था जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता जागरूक थे, अब उनका समाज जागरूक हो गया है। नेता कहीं ना कहीं वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, जो रिस्क कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, कांसी राम लेते थे, बाबा साहब ने लिया था। क्या अब वो वक्त आ गया है? लग तो यही रहा है। हेमंत सोरेन ने 27% रिजर्वेशन की बात कही है। मेरी मानिए तो अगला चुनाव 2024 का जो चुनाव है वो मंडल वर्सेस कमंडल होगा। मुस्लिम समाज के लोग वही टैक्टिक अपनाएंगे कि जो जहां बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट दे। नीतीश कुमार की कोशिश है कि हर राज्य में बीजेपी के खिलाफ मामला आमने सामने का हो, ट्रायंगुलर न होने दिया जाए। इसमें 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण है, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और ओवैसी। ये तीनों अगर गठबंधन में नहीं आते हैं तो इन पर बड़ा डेंट लगेगा। इनके अपने समर्थक मान लेंगे कि ये लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये एक बड़ा खतरा है, जबकि सच्चाई ये है कि इनको रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। तीनों नेता को इग्नोर करके भी राजनीति नहीं हो सकती है। अगर मायावती गठबंधन में आती हैं तो वो गठबंधन क्लीन स्वीप करने वाला होगा, अजय होगा, क्योंकि बीएसपी के पास पूरे देश में 10 से 8% अपना कैडर वोट है। राजेंद्र प्रसाद सिंह की माने तो बहुजन दल जो है वो पैसे वाले नहीं, संख्या वाले दल हैं। कांग्रेस, बीजेपी और सवर्ण लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं वो पैसे वाली पार्टियां हैं। इस बार देखते हैं 2024 में कौन जीतता है, मंडल या कमंडल। मुसलमान किसके साथ खड़े होंगे यह सबको पता है। शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा नाराजगी है और नीतीश कुमार के अलग होने के बाद लालू नीतीश की जोड़ी ने लगभग ओबीसी को एक साथ खड़ा कर दिया है। वहीं अति पिछड़ों का जिस तरह से आरक्षण खत्म हो रहा है और जिस तरह से लगातार मोहन भागवत कह रहे हैं कि नौकरी मत मांगो, अंग्रेजी मत पढ़ो, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अंदर अंदर लोगों को खाए जा रहा है। वही जो वैश्य समाज है, जो इस देश का इकोनॉमिकल बोन है, रीढ़ है, जो सबसे ज्यादा व्यापार में है, बिजनेस में है, उनको भी अरविंद केजरीवाल की वजह से एक मौका, ऑप्शन मिल रहा है। तो लबोलुआ भी कि चारों तरफ से बीजेपी को डेंट लगता हुआ दिख रहा है। ओबीसी उससे हट रहा है, मुसलमान पहले उसके खिलाफ था, शेड्यूल कास्ट के लोग हट रहे हैं और सवर्ण समाज में बनिया समाज को सबसे ज्यादा अलग बीजेपी से कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसलिए मेरी राय है कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा वोट अगर किसी का काट रही है गुजरात में तो वो बीजेपी का। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। साथ में भी बताइए कि क्या बामन मिश्राम को इसलिए रिहा करना पड़ा क्योंकि उनके पास संगठन है, एकता है? क्या बहुजनों को एकजुट होना चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और आखिरी सवाल आपके लिए कि क्या इस देश का हिंदू, गैर सवर्ण हिंदू अपना आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार है? क्या अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल से हटा लेगा? और क्या वो नौकरी नहीं करेगा? और क्या सवर्ण हिंदू आरएसएस की बात मान लेंगे जिनका वो संगठन है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं एससी हिंदू, ओबीसी हिंदू, ट्राइबल हिंदू, किसान हिंदू हो सकता है आरएसएस की बात मान ले। सवर्ण हिंदू अपने बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छा बिजनेस और अच्छी नौकरी जरूर करेगा, वो शायद आरएसएस की बात ना माने। लास्ट बताइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2500 ओबीसी एससी एसटी की पोस्ट खाली पिछले 15-20 साल से, कोई उनकी संख्या ना बढ़े इसलिए उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। ये भी एक बहुत उठता हुआ विषय है। तो सोच कहाँ है, चाहे कौन लोग बैठे हैं, क्या मानसिकता है उनकी, कहीं ना कहीं मनोवाद जो है पूरी तरह से हर जगह दबा रहा है। तो ये तो वो लड़के हैं जो अंग्रेजी पढ़ करके पीएचडी करके वहां तक पहुंच चुके हैं, पर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। आपने देखा काशी विद्यापीठ में एक लड़का पढ़ा रहा है, अध्यापक, उसको निकाल दिए लोग, सिर्फ संविधान पढ़ने के लिए कह दिए। वो मिथिलेश जी संविधान पढ़ने के लिए बोल दिए तो उनको जो है निकाल दिया गया नौकरी से। जब गेस्ट टीचर, यदि गेस्ट टीचर है तो उसका अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रहे? गेस्ट टीचर बना के क्यों रख रहे? इसीलिए गेस्ट टीचर बना रहे हैं कि उसको जब चाहेंगे तब निकाल देंगे। जब अपॉइंटमेंट कर लेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे उसको। तो जब गेस्ट टीचर बन के वो पढ़ा सकता है और जगह खाली है तभी तो पढ़ा रहा है ना, तो उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो बहुत षड्यंत्र है देश के अंदर और ये तो बहुत अच्छा है। बावन मिश्राम साहब को बहुत मुबारकबाद इसके लिए। आज जो उन्होंने किया है वो इतिहास बन गया उसका, और आने वाले चुनाव में इसका बहुत असर पड़ेगा। और सभी राजनीतिक दल आज के बाद बावन मिश्राम जी को भी कंसीडर करेंगे, उनको
छोड़ नहीं सकते, बगैर उनके नहीं हो सकता। दलित का एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा बाबन मिश्राम जी बन चुके हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।